वेलकम टू एडिक्शन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? चलिए, देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रपति के शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया के बारे में और राष्ट्रपति के काम के बारे में। चलिए, तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम राष्ट्रपति की शपथ के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति जी को जो शपथ दिलाते हैं वो दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अब अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश जो है, जो सेकंड वरीयता प्राप्त जो व्यक्ति है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सेकंड मोस्ट सीनियर जज होते हैं, वो शपथ दिलाते हैं। कोई भी व्यक्ति जब भी राष्ट्रपति बनता है, चाहे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति क्यों ना हो, यानी कि उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं तो भी उन्हें शपथ तो लेनी पड़ती है। शपथ सभी को लेनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर ये तीन प्रकार की बातें करते हैं। शपथ में मेनली तीन चीजें होती हैं। पहला तो ये कि वह श्रद्धा पूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यवाहन करेंगे। ठीक है, दूसरी पद ये कि संविधान और विधि के, ठीक है, संविधान और विधि के प्रतिरक्षण, ठीक है, संरक्षण के लिए काम करेंगे। और तीसरी चीज ये कि यहाँ पर भारत के लोगों की सेवा और कल्याण के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर मेनली तीन बातों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, ये तीन बातें इन्हें ध्यान देनी पड़ती हैं कि श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करेंगे, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करेंगे और भारत की जनता की सेवा और कल्याण करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें कि राष्ट्रपति पद के लिए अगर महाभियोग प्रक्रिया क्या होती है, किस तरह से महाभियोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति पद की महाभियोग प्रक्रिया की अगर बात करें तो पहली बात तो ये कि ये महाभियोग प्रक्रिया कब लगती है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर हम उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो जब राष्ट्रपति को हटाना होता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को हटाया दो आधार पर जा सकता है, यानी कि आप ऐसे ही जो है वो राष्ट्रपति को नहीं हटा सकते हो। राष्ट्रपति को हटाने के लिए कुछ आधार चाहिए। ठीक है, और वो आधार क्या है? कि वो आधार ये है कि पहला तो जो है वो कदाचार। ठीक है, कदाचार, कदाचार का मतलब है कि उनका आचार ठीक ना हो, यानी कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो या किसी भी और वजह से उनके आचरण पर दाग लगे हों, तो वह वो कदाचार कहलाएगा। ठीक है, दूसरा है अयोग्यता। अयोग्यता का मतलब है कि वो अब काम करने योग्य नहीं रह गए हों। ठीक है, उसे अयोग्यता कहते हैं। ठीक है, उनमें काम करने की योग्यता नहीं है उस पद के लिए, तो वो अयोग्यता। तो इन दो आधारों पर जो है वो राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। अब अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हमें संसद के दो सदन यहाँ पर भाग लेते हैं। संसद के दो सदन, ये काफी इंटरेस्टिंग है कि जहाँ पर राष्ट्रपति को चुनने की हमने बात करी थी, तो याद होगा तुम्हें राष्ट्रपति को चुनने में कौन कौन भाग लेता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र शासित विधानसभाएं, ठीक है, ये भाग लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बात करें कि देखिए यहाँ पर कौन भाग लेता है, तो यहाँ पर भाग लेती है लोकसभा। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन ने भाग नहीं लिया है, तो यहाँ पर भाग ये दोनों तो भाग लेती हैं, और भाग किसने नहीं लिया है, तो भाग नहीं लिया है यहाँ पर अरे राज्य विधानसभाओं ने। ठीक है, राज्य विधानसभा ने। और उसके बाद दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली और दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं ने। ठीक है, तो इनने जो है वो भाग यहाँ पर नहीं लिया है। ठीक है, दूसरी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि जहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा में सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे, और यहाँ पर जो है लोकसभा, यहाँ पर जो है वो सभी सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, ऑल मेंबर जो है यहाँ पर, यानी कि लोकसभा के पूरे 545 सदस्य यहाँ पर भाग लेते हैं, राज्यसभा के 245 सदस्य यहाँ पर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। क्लियर है? तो ये इतनी चीजें आई होप आपको ये समझ में आ गई हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की।
तो ये जो है वो लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी जो है राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आ सकता है, ठीक है। अब जहां पर भी आता है वहां पर एक चौथाई सदस्य, ठीक है, लोकसभा में आता है तो लोकसभा के एक चौथाई, राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ अनुमति चाहिए, ठीक है, यानी कि वो लोग साइन कर दें कि हमें राष्ट्रपति को हटाने की इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, तो एक चौथाई सदस्य जो है वो साइन कर दें, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें लोकसभा में अगर आता है तो लोकसभा में एक चौथाई यानी 545 का जो है वो आपको एक चौथाई यहाँ पर लेना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 136 लोग जो है कम से कम यहाँ पर साइन करेंगे, जब जाके ये प्रस्ताव आएगा, ठीक है, कहाँ पर, लोकसभा में, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार से राज्यसभा में भी अब जब ये लोग साइन कर देते हैं, ठीक है, जब ये लोग यहाँ पर साइन कर देते हैं, फिर ये 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद जो है वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। राष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले, यानी कि जब भी आप ये प्रक्रिया चालू करने वाले हैं महाभियोग की प्रक्रिया, उसके 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति जी को सूचित करना पड़ता है कि महोदय हम आपको आदर सहित कि हम आपको हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है। तो 14 दिन पूर्व सूचना देनी पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद जो है वो राष्ट्रपति जी को हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है, जैसे लोकसभा में आया है तो लोकसभा में कुल सदस्यों का 2/3 यानी कि जिसे विशेष बहुमत कहा जाता है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि विशेष बहुमत किस तरह से होता है, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए लोकसभा में ये आया है, ठीक है, तो लोकसभा में आया है तो ये किस तरह से काम करेगा उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। चलिए, कि विशेष बहुमत में क्या होता है कि दो, जैसे जितने भी सदस्य, जितने भी, उस दिन ऐसा तो है नहीं कि पूरे 545 सदस्य आए हों, ठीक है, लेकिन जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उन उपस्थित सदस्यों का जो है वो 2/3 चाहिए। और ये 2/3 जो है वो 51% से कम नहीं होना चाहिए। 51% मतलब, यानी कि जैसे लोकसभा में जो है 545 लोग हैं, तो 545 लोगों का आप 51 निकालेंगे तो कितना आएगा, 273। तो ये जो है 2/3 जो भी होगा वो 273 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उस दिन लोकसभा में 300 लोग आए, ठीक है, 300 लोग आए, अब इसका 2/3 आप निकालेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 200। अब 200 जो है वो 273 से कम है, यानी कि ये बिल पास नहीं हो सकता, ठीक है। यानी 300 लोग अगर लोकसभा में आते हैं तो बिल पास नहीं होगा, ठीक है। तो कितने, कम से कम 400 450 लोग, जैसे कि मान लीजिए उस दिन चार साढ़े, अब 445 तो है ही, 400 लोग आए, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये बिल पास हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ये बिल पास हो जाएगा, ठीक है, 299 हो गए हैं। तो इस तरह से जो है इतने लोग होने चाहिए कि जो 2/3 इनका निकालें, तो ये 2/3 निकालने के बाद जो भी आंसर आए वो 273 या 273 से ज्यादा आए, ठीक है, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद लोकसभा में अगर ये पेश हो गया, राज्यसभा में आया तो राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद जो है वो अगली सदन में जाएगा ये, ठीक है। अब अगले सदन में जाएगा तो वहां पर होगी जांच, ठीक है, और उस जांच में जो है वो राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि जो है वो जा सकता है और अपनी तरफ से अपना पक्ष रख सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर उनके पक्ष से वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो यहाँ पर भी जो है वो पहले 2/3, अगर संतुष्ट होते हैं तो फिर वो प्रक्रिया वहीं एंड हो जाएगी। अगर संतुष्ट नहीं होते हैं तो वहां पर भी जो है वो वही 2/3 सदस्यों के बहुमत की जरूरत पड़ेगी, और 2/3 सदस्यों के बहुमत के बाद जो है फिर यहाँ पर बिल पास होगा। अगर यहाँ पर भी 2/3 बहुमत से बिल पास हो जाता है तो राष्ट्रपति जी को अपना पद त्यागना पड़ता है, ठीक है। तो ये है महाभियोग की प्रक्रिया, ठीक है, इस तरह से राष्ट्रपति जी को हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए
कि राष्ट्रपति जी अगर खुद हटना चाहते हैं यानी कि अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे। तो अगर ये अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो ये त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, किसको? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। ठीक है, शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, लेकिन अगर इन्हें त्याग पत्र देना है तो त्याग पत्र कौन को देंगे? त्याग पत्र जो देंगे वो उपराष्ट्रपति को देंगे। ये थोड़ा याद रखिएगा आप। ठीक है, चलिए। हाँ, एक चीज और कि अगर यहाँ पर ये पूछा जाए आपसे कि अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कितने बार लगाई जा चुकी है, तो अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति पर एक भी बार नहीं लगी है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर जो है वो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं लगी। और महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है वो आपको पता है। कौन कौन? के लोकसभा के कुल सदस्य, ठीक है, और राज्यसभा के कुल सदस्य, ये लोग जो है वो राष्ट्रपति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाओं और दिल्ली पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं जिन्होंने चुनाव में भाग लिया था। ठीक है, चलिए। अब अगर बात करें कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति अगर होती है तो क्या होगा, तो एक चीज यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि भारत के राष्ट्रपति पद जो है वो कभी भी खाली नहीं रहता है। ठीक है, एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रहता है। यहाँ पर हमने पूरी व्यवस्था करके रखी है। कैसी व्यवस्था करके रखी है कि मान लीजिए जो है वो राष्ट्रपति जी अगर उस पद पर नहीं रहते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है या उनका निधन हो जाता है या वह एक लंबी यात्रा पर कहीं छुट्टियों पर चले जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने एक पद बना के रखा है जिसे कहा जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति जी। उपराष्ट्रपति उस समय पर कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। अब मान लीजिए कि क्या जिस समय पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह कार्य करते हैं तो क्या वह उपराष्ट्रपति का भी काम करते हैं? तो उत्तर है नहीं। ठीक है, तो जब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं या कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं तो वह उपराष्ट्रपति पर काम नहीं करते हैं, उनकी सीट खाली होती है। तो फिर दूसरा सवाल आता है, क्या उपराष्ट्रपति की सीट भरने की भी संविधान में कोई प्रक्रिया है? तो उपराष्ट्रपति की भरने की संविधान में कोई भी प्रक्रिया नहीं है, उनकी वो सीट खाली ही रहती है। उसके पीछे रीजन ये है कि वो दो ही काम के लिए बनाया जाता है उपराष्ट्रपति पद। एक तो ये राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं जो कि मैंने पुराने वीडियो में पूरा बताया है। ठीक है, ये राज्यसभा के सभापति होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो है ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करते हैं। अब जिस समय ये राज्यसभा की सदस्यता नहीं करते हैं यानी कि जिस समय ये उपराष्ट्रपति नहीं होते हैं तो राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए हमारे पास व्यवस्था है। हमारे पास जो है वो राज्यसभा उपाध्यक्ष होते हैं जो कि राज्यसभा की अध्यक्षता कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर एक नए राष्ट्रपति पद फिर से इसे भरने के लिए अभी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेनली इनका काम तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के लिए ही रखा गया था। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति की भी तबीयत खराब है, तो फिर क्या किया जाए? तो अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो उसके लिए भी हमने संविधान में व्यवस्था करके रखी है। ये जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। यानी कि हमने यहाँ पर क्या कर दिया है कि अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति नहीं रहते हैं तो हम कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहेंगे। अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो फिर तो भी हमने व्यवस्था करके रखी है कि वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। अब ऐसा तो कभी नहीं होगा ना वरिष्ठ पद ना रहे, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इतने जज हैं, एक भी जज रहेगा तो भी वो वरिष्ठ कहलाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती। तो इस कारण से हमने ये पूरी सिस्टम पर रख के रखा है कि राष्ट्रपति का पद एक सेकंड के लिए भी खाली ना हो।
ठीक है। तो अगर राष्ट्रपति नहीं है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये व्यवस्था करके रखी है। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के काम कौन कौन से होते हैं, उन कामों के बारे में हम और पढ़ते हैं। चलिए, यानी राष्ट्रपति की शक्तियां क्या होती हैं या राष्ट्रपति के कर्तव्य क्या होते हैं, किन कर्तव्यों का उनको निर्वहन करना होता है, तो इनके बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो एक एक करके इन सब के बारे में हम देखेंगे राष्ट्रपति की, कि राष्ट्रपति जी जो है वो कार्यकारी शक्तियां कौन सी होती हैं, विधायी शक्तियां कौन सी होती हैं, वित्तीय कौन सी होती हैं, न्यायिक, कूटनीतिक, सैन्य और आपातकालीन, ठीक है। तो चलिए पहले तो मैं इनके सबके मतलब बता देता हूं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो यहाँ पर मैं कार्यकारिक शक्तियों की बात करूं तो कार्यकारिक शक्ति का मतलब होता है कार्य करने की शक्ति, और कार्य कौन करता है, तो कार्य करता है कार्यपालिका। तो सवाल है कि फिर कार्यपालिका में कौन होता है, कार्यपालिका किसे कहते हैं, यानी काम करने वाली पालिका उसे कार्यपालिका कहते हैं, और कार्यपालिका में होते हैं सबसे जो सुप्रीम होते हैं वो होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। कार्यपालिका के जो प्रधान होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। फिर उसके बाद कार्यपालिका में कौन होता है, तो कार्यपालिका में दूसरा होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, और उनकी मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, ठीक है। और मंत्री परिषद के बारे में मैं बता चुका हूं, इससे पुराने वीडियो में आप देखिएगा कि मंत्री परिषद, तो मंत्री परिषद में कौन कौन होते हैं, तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री होते हैं, मंत्री परिषद में राज्य मंत्री होते हैं और उपमंत्री होते हैं। और राज्य मंत्री क्या होते हैं, उपमंत्री, ये आप पुरानी वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने सब बता चुका हूँ, ठीक है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री की मंत्री परिषद मिलकर जो है वो कार्यपालिका का निर्माण करती है, ठीक है। कार्यपालिका के प्रधान की बात करें तो कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, ठीक है। सरकार के प्रधान कौन होता है, तो सरकार का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। चलिए, तो आपको कार्यपालिका समझ में आ गई कि कार्यपालिका क्या है। अब हम बात करते हैं कि विधायी शक्ति। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगे कि विधायी मतलब क्या होता है, फिर हम आगे की चीजें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो विधायी का मतलब होता है विधान, और विधान कौन बनाता है, यानी विधान का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विधान का मतलब होता है कानून, ठीक है। तो कानून कौन बनाता है, जरा हम उस पर गौर करें, ठीक है। तो कानून यहाँ पर, कानून, ठीक है। तो कानून कौन बनाती है, कानून बनाती है संसद, ठीक है। विधायी मतलब कानून, और कानून कौन बनाती है, संसद। तो यहाँ पर विधायी शक्ति यानी कि संसद की शक्ति की बात करेंगे हम, कि राष्ट्रपति जी को संसद में कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। फिर वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति यानी पैसे धेले से संबंधित शक्ति, यानी धन से संबंधित शक्ति, के कौन से धन विधेयक के बारे में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति को धन विधेयक से संबंधित कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। फिर न्यायिक शक्ति यानी कि कोर्ट की शक्ति, कि राष्ट्रपति को ऐसी कौन सी कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। कूटनीतिक शक्ति यानी कि यहाँ पर राजनीतिक शक्ति देखेंगे कि राजनीतिक कौन कौन सी शक्तियां यहाँ पर प्राप्त हैं। सैन्य शक्ति, ठीक है, आप सभी जानते हैं सैन्य शक्ति क्या होती है। आपातकालीन, यहाँ पर आपातकालीन, तीन आपातकालीन शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, ये तीन आपातकालीन शक्तियों के बारे में हम देखेंगे। तो चलिए देर न करते हुए नहीं स्टार्ट करते हैं ये सारी शक्तियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं और सबसे बड़ा जो टॉपिक है राष्ट्रपति का वह यही है, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका शक्ति के बारे में, कि कार्यपालिका शक्ति में क्या होता है। तो कार्यपालिका शक्ति की अगर मैं बात करूं तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, और कार्यपालिका के प्रधान होने के कारण से यह जो है जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सलाह देने के लिए होते हैं। अब देखिए, शुरुआत में संविधान में ये लिखा था कि कार्यपालिका का प्रधान प्रधान राष्ट्रपति होंगे, ठीक है, और प्रधानमंत्री तथा उनकी मंत्री परिषद जो है
वो राष्ट्रपति को सलाह देंगी, सिर्फ इतना लिखा था। अब इसका मतलब ये था कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए बाध्य हैं, और लेकिन प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के द्वारा दी गई सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। यानी कि अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति जो है वह उसे रिफ्यूज भी कर सकता है, उसे ये मना भी कर सकता है। अब इससे क्या होता था, इससे जो है वो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो बीच है टकराव पैदा हो जाता था। ठीक है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच जो है कभी कभी तनाव की स्थिति बन जाती थी, क्योंकि ये प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं जनता के द्वारा चुना गया हूँ, ठीक है, इनका कहना था मैं सुप्रीम हूँ। तो यहाँ पर तनाव की स्थिति, तो अब ऐसी कोई तनाव की स्थिति ना बने उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए जो है हमने संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद हमने ये लिख दिया कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर काम करेंगे, और प्रधानमंत्री द्वारा दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जो भी सलाह देते हैं वह राष्ट्रपति को माननी पड़ती है। ठीक है, लेकिन ये कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। अब उसके बाद जो है प्रधानमंत्री के काम के, प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के काम के जो ब्यौरे हैं उनका सारा ब्यौरा राष्ट्रपति ले सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति चाहें तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद जो भी काम कर रही हैं, ठीक है, जो भी उन्होंने बिल पारित करिए हैं उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग बात कि प्रधानमंत्री जी की वो नियुक्ति होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री जो है वो चुने नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मनोनीत होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री निर्वाचित होते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा बहुत जाता है, सीधा इतना लिखा रहता है प्रधानमंत्री, और ये फिर वहां लिखा रहता है नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं और उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर उसके बाद और किन किन की नियुक्ति करते हैं, तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। यानी कि पहले प्रधानमंत्री को चुनेंगे और प्रधानमंत्री को चुनने के बाद कहेंगे कि तुम अपनी मंत्रिपरिषद में जिस जिसको रखना चाहते हो उसको रख लो। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति, यानी जो जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे इन इन व्यक्तियों को रखना है, तो उन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को जो है वो शपथ दिलाने का काम भी किसका होता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति का ही होता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को शपथ दिलाते हैं। तो क्या फिर ये इन्हीं की नियुक्ति करते हैं कि और भी लोगों की नियुक्ति करते हैं, तो ये और भी लोगों की नियुक्ति करते हैं। तो और लोग कौन कौन होते हैं, तो और लोगों में आते हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल। ठीक है, राज्यों के जो है वो राज्यपाल जो है उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, कौन कौन की नियुक्ति करते हैं, तो देखिए महान्यायवादी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अब महान्यायवादी कौन होता है, महान्यायवादी का मतलब है, सीधी और सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं कि महान्यायवादी का मतलब होता है कि सरकार के का सरकारी वकील, सरकार का सरकारी वकील जो होता है वह कहलाता है महान्यायवादी। यानी कि अगर जो है कभी भी सरकार को किसी भी मुद्दे पर लड़ना होता है सुप्रीम कोर्ट में, तो वह अपने सरकारी वकील को पहुंचाते हैं, जिन्हें महान्यायवादी कहते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, हाँ, इनकी सैलरी की अगर बात करें तो इनकी सैलरी भी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं। इनकी कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ना ही इनका एक कार्यकाल है, तो इनके कार्यकाल का निर्धारण, ठीक है, यानी कितने समय तक के लिए रहेंगे ये, और इनको कितनी पेमेंट मिलेगी ये दोनों ही चीजें जो है वो राष्ट्रपति वो निर्धारित करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन होता है, तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो कि सरकार के
द्वारा खर्च किए गए धन, ठीक है, सरकार ने जो भी पैसा खर्च किया है वह सारे पैसे की जांच पड़ताल करते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कि उन्होंने सही जगह पर पैसा खर्च किया है या नहीं। अब याद रखना, ये पैसा खर्च करने के बाद जांच पड़ताल करते हैं, ना कि पैसा खर्च करने से पहले, ठीक है। तो नियंत्रक एवं, अब ये सिर्फ सरकार का मतलब क्या है, यहाँ पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार, ठीक है, और इन राज्य और केंद्र सरकार के जितने भी सरकारी उपक्रम है, यानी जितनी भी सरकारी फैक्ट्रियां हैं, वो सभी चीजों के खर्च किए गए पैसे का हिसाब किताब मांग सकते हैं या उनकी जांच कर सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें सीएजी भी कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। फिर उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि ये चुनाव कराते हैं, राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, जो कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराते हैं। याद रखिएगा कौन कौन के, ये 5 चीजों के चुनाव कराते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करें कि और किन की नियुक्ति करते हैं, तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के अध्यक्ष की और यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। यूपीएससी कौन होती है, यूपीएससी जो कि केंद्रीय कर्मचारियों को चुनकर सरकार को देती है, वो यूपीएससी का काम होता है। फिर राज्यों के सभी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, शपथ नहीं दिलाते हैं, सिर्फ नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, शपथ सुप्रीम हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। फिर वित्त आयोग, तो वित्त आयोग क्या होता है, हर 5 साल में जो है वो राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करता है जो 5 सदस्यीय होता है, ठीक है। और इस वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। ऐसी ही और नियुक्तियां भी राष्ट्रपति करते हैं, जैसे कि अगर बात करें और भी संस्थाओं में, तो SC ST आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन ये मेनली ये इतने तो आपको कम से कम याद होने ही चाहिए, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद मैंने ये बताया कि राष्ट्र प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए काम का जो ब्यौरा है वह राष्ट्रपति जी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने जैसे कि बताया था कि अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आयोगों की नियुक्ति कौन करते हैं, वो भी राष्ट्रपति करते हैं। फिर केंद्र, वह केंद्र राज्य और विभिन्न राज्यों के मध्य सहयोग के लिए अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति करते हैं। अब संविधान में अंतरराज्यीय परिषद का पूरा एक प्रावधान दिया गया है, पूरा एक आर्टिकल दिया गया है। अंतरराज्यीय परिषद वह परिषद होगी जब दो राज्यों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा, या केंद्र और राज्य के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाएगा, या यूटी और राज्य के मध्य, या यूटी और केंद्र के मध्य जब विवाद हो जाएगा, तो उस समय के लिए, उस समय दोनों के बीच मध्यस्थता कराने के लिए, यानी दोनों के बीच जो है वो आपसी सामंजस्य बनाने के लिए यहाँ पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाएगा। और अंतरराज्यीय परिषद द्वारा दिए गए निर्णय किसी भी कोर्ट में फिर से चुनौती नहीं दी जा सकती है, उनके निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अगर कोई केंद्र शासित प्रदेश है तो केंद्र शासित प्रदेशों के जो प्रशासक की नियुक्ति है वह भी राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वहां पर प्रशासन राष्ट्रपति अपने प्रशासकों के माध्यम से सीधे करते हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेशों पर नियंत्रण केंद्र का सीधा होता है, जिसमें राष्ट्रपति जो है इन केंद्र शासित प्रदेशों पर सीधा नियंत्रण करते हैं अपने प्रशासकों के माध्यम से। फिर उसके बाद जो है किसी भी क्षेत्र को वह अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। अब अनुसूचित क्षेत्र क्या होता है कि अनुसूचित क्षेत्र, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई क्षेत्र जहां पर संरक्षण की ज्यादा जरूरत है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई आदिवासी क्षेत्र है, ठीक है, जिन्हें बाहरी सभ्यता से बचाना है, या जो बाहर जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है हमारी दुनिया में, वह अभी उससे अनभिज्ञ हैं, ठीक है। और ये अगर बाहरी लोग अगर इन क्षेत्रों में आते हैं तो इनकी संस्कृति को खतरा है, इनकी संस्कृति खत्म हो सकती है। तो अगर ये चीजें होती हैं तो राष्ट्रपति जी जो है वो उस क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर
सकते हैं, ठीक है, और अनुसूचित क्षेत्र का संरक्षण कर सकते हैं। तो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, ठीक है, उसे अनुसूचित क्षेत्र तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन की शक्ति प्राप्त होती है, यानी कि उस अनुसूचित क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन चलाया जाएगा या किसी जनजातीय क्षेत्र में किस तरह से प्रशासन चलाया जाएगा, इस दोनों ही चीजों पर प्रशासन करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को होती है, ठीक है। तो हमने ये विधायी शक्तियां देखी कि विधायी शक्तियों में हमने देखा कि राष्ट्रपति जो है वो कार्यपालिका का प्रधान होता है, राष्ट्रपति जो है वो नियुक्ति कर सकता है, नियुक्ति किस किस की कर सकता है, तो प्रधानमंत्री की करते हैं, मंत्रिपरिषद की करते हैं, राज्यपाल की करते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों की करते हैं, फिर सीएजी की करते हैं, फिर उसके बाद महान्यायवादी की करते हैं, ठीक है, चुनाव आयोग की करते हैं, यूपीएससी के सदस्य अध्यक्ष की करते हैं और वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, फिर उसके बाद एससी एसटी ओबीसी आयोग की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, ओबीसी आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये कोई भी अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, वहां पर प्रशासन कर सकते हैं, फिर उसके बाद जनजातीय क्षेत्र घोषित कर सकते हैं, वहां पर सीधे प्रशासन करा सकते हैं, ठीक है, या अपने सीधे नियंत्रण में रख सकते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो मंत्रिपरिषद ने जो भी काम किए हैं उन सभी कामों का ये सीधा ब्यौरा ले सकते हैं कि भैया बताओ तुम कि तुमने क्या क्या काम किए हैं, उन सभी कामों के बारे में तुम हमें जानकारी दो। तो इस तरह से ये सीधा ब्यौरा ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, तो देखिए अब हम बात करते हैं इनकी विधायी शक्तियों के बारे में। और मैंने बताया था कि विधायी शक्तियां क्या होती हैं, कि विधायी शक्ति का मतलब होता है कि किस तरह से जो है वो कानून बनाए गए हैं, यानी कि इनको संसद में कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं उनसे विधायी शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो विधायी शक्तियों की अगर बात करें तो पहली चीज तो आपको ये पता होनी चाहिए कि राष्ट्रपति के बिना जो है वो संसद नहीं बन सकती है, ठीक है। अब राष्ट्रपति के बिना जब संसद नहीं बन सकती है तो स्वाभाविक है कि पूरी विधायी शक्तियों में एक सबसे बड़ा पार्ट है राष्ट्रपति, ठीक है, यानी संसद के ये अंग होते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले विधायी शक्ति को पढ़ाने से पहले ये चीजें आपको बहुत अच्छे से जब समझ में आएगी जब आप ये समझे कि कोई भी बिल पास कैसे होता है, ठीक है, कोई भी बिल पास होने की प्रक्रिया जब तक आप नहीं समझेंगे जब तक ये चीजें समझ में आपके नहीं आएंगी। तो चलिए पहले तो हम कोई भी बिल पास होने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। चलो तो देखो कोई भी बिल पास होने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉलम वाली आपको पता है कि यहाँ पर जो है लोकसभा होती है, ठीक है, इस तरफ राज्यसभा और बीच में राष्ट्रपति महोदय, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको कोई भी बिल पारित करना है, ठीक है, तो कोई भी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी पारित किया जा सकता है, सिर्फ जो है 2 बिलों को छोड़कर। 2 बिल कौन कौन से होते हैं, एक होता है धन विधेयक, ठीक है, एक होता है धन विधेयक और दूसरा होता है वित्त विधेयक क्रमांक 1। वित्त विधेयक क्रमांक 1, इन दोनों को आप अगर छोड़ दें तो कोई भी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में पास किए जा सकते हैं, ठीक है। अब बिल की भी मैं बात कर लूं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं, तो बिल बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो बिल की हम बात करें या विधेयक जिन्हें कहा जाता है विधेयक, तो विधेयक 2 प्रकार के होते हैं। विधेयक 2 प्रकार के कौन से, एक होते हैं सरकारी विधेयक और दूसरे होते हैं गैर सरकारी विधेयक। एक कौन से, एक होते हैं सरकारी और दूसरे होते हैं गैर सरकारी विधेयक। तो फिर सरकारी विधेयक और गैर सरकारी क्या है कि सरकारी विधेयक जो मंत्रियों द्वारा पेश किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा जो मंत्री द्वारा पेश किए जाते हैं वो सरकारी हैं। मंत्री के अलावा अगर कोई भी विधेयक है, ठीक है, मंत्री के अलावा अगर कोई भी विधेयक है तो वो सारे विधेयक गैर सरकारी विधेयक कहलाएंगे, ठीक है। अलावा से मेरा मतलब क्या है, अलावा से मेरा मतलब है कि भले ही वो सरकार के सांसद क्यों ना हो, ठीक है, लेकिन अगर वह मंत्री नहीं है तो वो गैर सरकारी विधेयक है। जैसे कि मान लीजिए अभी जो है वो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, तो बीजेपी के मंत्री जितने भी मंत्री हैं उनकी मंत्रिपरिषद में अगर वो कोई बिल लेके आते हैं संसद के किसी भी सदन में, तो वह जो है वह बिल
वह बिल क्या कहलाएगा, वह बिल सरकारी बिल कहलाएगा या सरकारी विधेयक कहलाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी की तरफ से सांसद तो है, ठीक है, लेकिन वह मंत्री पद पर नहीं है, तो वह बिल भी क्या कहलाएगा, वह बिल गैर सरकारी कहलाएगा। इसके अलावा अगर मान लो कोई अपोजिशन पार्टी का कोई व्यक्ति बिल लेके आता है, तो वह बिल भी गैर सरकारी बिल कहलाता है। क्लियर है? ठीक है, तो सरकारी बिल का पास होना बहुत जरूरी होता है, गैर सरकारी बिल जो है वो सरकार के ऊपर रहता है। तो सरकारी बिल तो बेसिकली पास हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि सरकारी बिल के जब पास होता है तो उस समय पर ऐसे वो कुछ लोगों की सहमति चाहिए होती है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 51% मेजोरिटी से ज़्यादातर बिल पास होते हैं तो सरकार के पास 51% मेजोरिटी होती है, इसलिए वो बिल पास हो जाता है। तो जिन बिलों में 51% मेजोरिटी की जरूरत हो, अगर वो बिल पास नहीं हो पा रहे तो ये समझ लिया जाता है सरकार के पास बहुमत नहीं है और सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ठीक है, तो सरकारी बिल का पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब मैं जरा थोड़ा मंत्री शब्द की जो बार बार बात आ रही थी इसको क्लियर आउट कर दूं, ताकि आपके दिमाग में मंत्री शब्द को लेकर कोई भी डाउट ना हो। तो मंत्री का मतलब क्या है? तो मंत्री का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा, ठीक है, कौन व्यक्ति मंत्री बन सकता है? कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, चाहे वो है मनोनीत हो चाहे वह निर्वाचित हो, वह व्यक्ति मंत्री बन सकता है। हाँ, अगर वह व्यक्ति लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं है, ठीक है, तो भी वह मंत्री बन सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने तक। ठीक है, 6 माह तक, यानी कि 6 माह के अंदर अंदर उसे लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर भी जो है वो सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर वह सदस्यता ग्रहण नहीं कर पाता है तो उसे अपना पद त्यागना पड़ेगा। तो लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी अगर व्यक्ति सदस्य है तो वह मंत्री बन सकता है, लेकिन अगर वह लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो भी वह मंत्री बन सकता है, बशर्त है कि उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा में से कहीं पर भी सदस्यता ग्रहण करनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी समझ में आ गया कि मंत्री क्या होते हैं। ठीक है, अब आपके ये बिल भी पता चल गया कि भैया बिल क्या होता है। ठीक है, चलिए, तो सरकारी और गैर सरकारी बिल होते हैं। अब कोई भी बिल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में आ सकता है, सिर्फ धन विधेयक और वित्त विधेयक क्रमांक 1 को छोड़कर। अब मान लीजिए जो है कोई भी बिल जो पहले लोकसभा में हम मान लेते हैं, ठीक है, राज्यसभा में चाहे तो आप राज्यसभा में मान सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने बोला तो कि सर ने कहा कि लोकसभा में, तो लोकसभा में नहीं, कहीं पर भी आप मान सकते हैं। तो लोकसभा में आया, ठीक है। अब जब लोकसभा में आया ये बिल, तो यहाँ पर इस बिल के पास होने के लिए ये बिल के प्रकार की जरूरत पड़ेगी। ये बिल किस प्रकार का है? तो कोई भी जो बिल होते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये आप अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बैठा लीजिएगा। ठीक है, कि कोई भी जो बिल है, तो बिल के प्रकार की अगर बात करूं तो बिल बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? यानी बेसिकली कोई भी बिल 3 प्रकार से पास होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो वो 3 होते हैं। पहला, साधारण बहुमत से। ठीक है, साधारण। अब ये साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत यानी कि 51% मेजोरिटी से। ठीक है, पहले प्रकार के बिल 51%। अब ये कौन से बिल होते हैं? तो यहाँ संविधान में लिखा हुआ है कि कोई कौन कौन से बिल 51% मेजोरिटी से पास होते हैं। जैसे कि अगर आपको और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो आप 51% मेजोरिटी से वो बिल पारित कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा होता है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत का मतलब क्या है? विशेष बहुमत का मतलब है 2/3 बहुमत। और 2/3 मैं इससे पहले बता चुका हूं कि 2/3 मतलब उपस्थित। और यहां पर भी याद रखिएगा, साधारण बहुमत का मतलब क्या है? उपस्थित सदस्यों का 51। यानी कि मान लीजिए लोकसभा में 545 सदस्य हैं, अगर मान लीजिए उस दिन 100 लोग आए हैं। ठीक है, कितने लोग आए हैं? 100 लोग आए हैं। अब 100 लोग आए हैं तो यहाँ पर अगर 51 लोगों ने अगर उसमें उसमें हाँ में आंसर दे दिया तो वो बिल पास हो जाएगा। तो साधारण बहुमत बड़ा सिंपल सा होता है। ठीक है, बस कोरम होना चाहिए। पूरा कोरम के लिए 10% लोग होने चाहिए। ठीक है, 1/10 जो है वो होने चाहिए।
ठीक है। तो 1/10 यानी 50 लोग होने चाहिए, कोरम पूरा हो जाएगा। अब तो विशेष बहुमत मतलब क्या है, यहाँ पर उपस्थित सदस्यों का तो 2/3 चाहिए, लेकिन वो 273 से कैसा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। तो उपस्थित सदस्यों का 2/3 लेकिन 273 से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा प्रकार का जो बिल होता है उसमें विशेष बहुमत तो होता है, ठीक है, विशेष बहुमत तो होता है, साथ में जो है, साथ में आधे राज्यों की, ठीक है, आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति भी चाहिए। ठीक है, आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति भी आपको यहाँ पर चाहिए। अब सहमति से मतलब ये नहीं कि वो वहां पर बिल पास करें, ठीक है, आधे राज्यों के पास भेजा जाता है और उनसे सहमति मांगी जाती है। ठीक है, तो जब आधे राज्यों की सहमति मिल जाती है तो ये बिल पास हो जाता है। तो इस तरह से 3 प्रकार के बिल होते हैं, साधारण, विशेष और विशेष प्लस आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति। जैसे कि हम बात करें कि विशेष बहुमत, तो हमने देखा राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो विशेष बहुमत की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब जैसे कि जीएसटी की बात करें तो जीएसटी क्या है, एक विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की विधानसभा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कोई भी बिल जिन पर पूरे राज्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है, ठीक है, वो सीधा प्रभाव पड़ता है राज्यों पर, तो उस प्रकार के बिल के लिए आधे राज्यों की विधानसभा की सहमति की जरूरत होती है। ठीक है। तो इस तरह से 3 प्रकार के बिल आपने देखे। अब किस प्रकार का बिल है उस हिसाब से यहाँ पर वोटिंग होगी। तो पहले तो बिल आएगा, फिर बिल को पहले तो लोकसभा अध्यक्ष चेक करेंगे। पूरी प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए, मैं पूरा डिटेल में बता रहा हूँ ढंग से। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, सबसे पहले बिल आएगा और बिल आने के बाद जो है भैया लोकसभा अध्यक्ष चेक करेंगे कि ये बिल सही साठ है भी कि नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि मंत्री जो है वो कुछ ऐसे ऊट पटांग बिल लेके आ जाते हैं जो कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। ठीक है। यानी कि ऐसे बिल हो सकते हैं कि जो ऐसे बहुत ही बाइहट टाइप के बिल, जैसे कि वो कह सकते हैं कि महिलाएं जो है वो रात के 10 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो इस तरह के बिल भी ला सकते हैं। तो ऐसे कोई बिल संसद में ना आए। ठीक है। क्यों? क्योंकि लाइव प्रसारण होता है जिससे कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचे, तो उन्हें खारिज कर दिया जाता है पहले ही लोकसभा अध्यक्ष के बाद। अब लोकसभा अध्यक्ष चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि सदन से अनुमति मांग लो। तो सदन में जब ये बिल रखा जाता है तो पेश करने के लिए पहले तो अनुमति मांगी जाती है। ठीक है। कहाँ? पेश के लिए अनुमति मांगी जाती है। फिर पेश के लिए 1/10 लोगों की, यानी कि 50-51 लोगों की सहमति चाहिए होती है, 55 लोगों की सहमति चाहिए होती है और सहमति मिल जाती है ना 1/10 लोगों की। ठीक है। यहाँ पर 1/10 यहाँ देखेंगे तो वही देखें तो 23 लोगों की सहमति राज्यसभा में चाहिए। फिर उसके बाद जो है सहमति मिलने के बाद वो बिल सभा पटल पर रखा जाता है। फिर उसके बाद जो है वो बिल पर होती है चर्चा। ठीक है। चर्चा होने के बाद अब जब पेश होगा, फिर उसके बाद होगी चर्चा, फिर उसके बाद इसे अगर कोई टेक्निकल पॉइंट आ गया है तो इसे समिति के पास भी पहुंचाया जा सकता है। ठीक है। समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थायी समिति, दूसरी होती है तदार्थ समिति। स्थायी समिति का मतलब जो परमानेंट होती है, ठीक है, वो स्थायी समिति कहलाती है। तदार्थ जो कि समय समय पर बनाई जाती है। तो समिति के पास पहुंचाया जाता है। अब समिति ने फिर उसके बाद समिति डिसीजन देगी। अब समिति जो भी सलाह देती है फिर उसके बाद कोई चर्चा नहीं होती है। ठीक है। अब चर्चा खत्म हो जाएगी। अब फिर ये मतदान के लिए रखा जाएगा। अब मतदान के लिए रखा जाएगा, जब ये कौन सा प्रकार का बिल है उस हिसाब से मतदान होगा। और मतदान में अगर ये पास हो जाता है तो फिर ये अगले सदन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि अगला जो भी सदन होगा, जैसे कि लोकसभा में आया तो अगला सदन राज्यसभा, राज्यसभा में आया तो अगला सदन लोकसभा, अगले सदन के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पर भी यही सेम प्रोसेस होगी। ठीक है। फिर सेम प्रोसेस होने के बाद ये बिल, यानी कि यहाँ से कहाँ पहुंचेगा, ये यहाँ से पहुंचेगा राज्यसभा में। फिर राज्यसभा से ये बिल, जब राज्यसभा भी इस प्रोसेस से पूरा फॉलो करके मतदान करके फिर ये पहुंचाएगी राष्ट्रपति के पास। ठीक है। अब राष्ट्रपति जी जो हैं वो राष्ट्रपति जी इस पर साइन कर सकते हैं या फिर अपने वीटो की पावर का यूज कर सकते हैं। ठीक है। वीटो। अब सवाल है कि फिर ये वीटो क्या है।
ठीक है। तो वीटो की अगर बात करें, ये पूरी प्रोसेस समझ में आ रही है ना। अब हम वीटो की अगर बात करें कि वीटो क्या है, तो वीटो को कहते हैं निषेध अधिकार। जब भी वीटो शब्द कहीं पर भी यूज आए तो उसका एक ही मतलब होता है, वीटो का मतलब होता है निषेध अधिकार, यानी कि मना करने की भी शक्ति होती है। तो राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं, ठीक है। वो 3 प्रकार के वीटो आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। वो 3 प्रकार के वीटो कौन कौन से हैं। पहला वीटो होता है यहाँ पर अत्यंतिक वीटो, ठीक है। 3 वीटो के नाम अच्छे से याद रख लीजिए। अत्यंतिक, अत्यंतिक वीटो, ठीक है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो। तीसरा होता है अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ठीक है। 3 प्रकार के। तो अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अब अत्यंतिक वीटो क्या होता है। अत्यंतिक वीटो का मतलब होता है कि यहाँ पर राष्ट्रपति जी साइन करने से मना कर दे। अब ये किन परिस्थितियों में करते हैं, मान लीजिए कोई बिल बहुत जल्दबाजी में बनाया गया है, ठीक है, और राष्ट्रपति जी को ऐसा लगता है कि ये बहुत बेकार बिल है, ठीक है, इस पर नहीं लेना चाहिए, तो वो अत्यंतिक वीटो को यूज करते हैं। अगर इन्होंने अत्यंतिक वीटो का यूज कर दिया तो ये बिल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब अगर इस बिल को फिर से पारित करना है तो फिर से पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी, वही लोकसभा में लाओ, राज्यसभा में लाओ, फिर राष्ट्रपति के पास पहुंचाओ। अत्यंतिक वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकता है, पुनर्विचार, ठीक है। जहां से ये बिल आया है वहां से, जैसे हमारे यहाँ से कहां से आया था, राज्यसभा से आया था, तो राज्यसभा में पहुंचा दिया। अब राज्यसभा इस पर या तो जो संशोधन की राष्ट्रपति ने बोला है या संशोधन के साथ फिर से पास कर सकती हैं, या फिर वैसा का वैसे ही पास करके पहुंचा सकती हैं। लेकिन अगर इन्होंने पुनर्विचार कर लिया तो राष्ट्रपति जी को साइन करना ही पड़ेगा। अब राष्ट्रपति जी साइन करने के लिए बाध्यकारी है, ठीक है। तो पुनर्विचार करने के बाद राष्ट्रपति जी को साइन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये निलंबनकारी वीटो है। निलंबनकारी वीटो में एक बार राष्ट्रपति जी वापस पहुंचा सकते हैं बिल को। फिर तीसरा वीटो होता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का यूज कब किया जाता है, जब मान लीजिए कोई सरकार जाने वाली है, ठीक है, अब वो जल्दबाजी में या लोक लुभावन कोई योजना पेश करना चाह रही है, ठीक है, जिससे कि उसको आने वाले चुनाव में फायदा हो, तो ऐसी की स्थिति में जो है वो राष्ट्रपति जी पॉकेट वीटो का उपयोग करेंगे, यानी कि वो ना तो हाँ में उत्तर देंगे और ना ही ना में, ठीक है। यानी कि उस बिल को प्रिजर्व करके रख दिया, ठीक है, ना तो हाँ और ना ही ना, ठीक है। अब इसको कहा जाता है कि ये पॉकेट वीटो का यूज किया गया है। अब जब नई सरकार आएगी, ठीक है, तो नई सरकार आएगी तब राष्ट्रपति जी इसको पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, यानी कि ये वीटो का यूज क्यों किया गया है संविधान में, ताकि जो जल्दबाजी में बनने वाले या गलत मंशा से जो बनने वाले जो बिल हैं उनको रोका जा सके, ठीक है। तो इस तरह से 3 वीटो का यूज राष्ट्रपति जी करते हैं। तो ये है राष्ट्रपति जी की विधायी शक्तियां कि यहाँ पर राष्ट्रपति को कौन कौन सी विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। और इसके साथ ही मैंने संसद के और भी पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं जो कि आगे चलकर आएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि चीज़ें इंटरलिंक पढ़ के, इंटरलिंक से पढ़ी जाए तो ज़्यादा फायदेमंद होती हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देख लीजिए वही है कि अब देखिए और विधायी शक्तियों के बारे में हम बात करते हैं। अब आपने संसद पढ़ लिया है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि राष्ट्रपति के पास और कौन कौन सी विधायी शक्तियां होती हैं। तो राष्ट्रपति जी जो है वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अब लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, राज्यसभा को तो राष्ट्रपति जी विघटित कर नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यसभा तो स्थायी सदन होती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति जी लोकसभा को विघटित कर सकते हैं और लोकसभा को बुला सकते हैं, ठीक है। विघटित का मतलब होता है खत्म करना, ठीक है। तो लोग जब लोकसभा 5 साल उसके पूरे हो जा सकते हैं, 5 साल जब उसके पूरे हो जाते हैं तो उस समय लोकसभा को खत्म किया जा सकता है। फिर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति 5 साल से पहले भी जो है वो लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, ठीक है। कब? प्रधानमंत्री जी के कहने पर, ठीक है। जब प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो लोकसभा को 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकता है। तो लोकसभा, तो कौन कौन से काम मेनली देखते हैं। लोकसभा को विघटित करना, ठीक है। फिर लोकसभा को बुलाना,
ठीक है। फिर उसके बाद सत्र को समाप्त करना। सत्र को समाप्त करना मतलब क्या होता है? सत्र मतलब होता है कि जो साल में कम से कम 2 बार, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 3 बार बैठ सकते हैं, 2 बार जो है सभी सांसद जो है वो लोकसभा में बैठते हैं और ये पूरे बिल को पास करते हैं। ठीक है। तो जब ये पूरी बिल को पास करते हैं तो उसे सत्र कहा जाता है। ठीक है। तो सत्र को खत्म भी करना पड़ता है और सत्र को बुलाना भी पड़ता है। तो सत्र को जो समाप्त करने की बात करें तो जिसे कहा जाता है सत्रावासन। सत्रावासन। ठीक है। सत्र को समाप्त करना और सत्र को बुलाना। ठीक है। यानी सभी से कहते हैं भैया आ जाओ, सत्र को बुलाना। तो सत्र को समाप्त करने और सत्र को बुलाने जिसे कहा जाता है आहूत करना। सत्र को आहूत करना। ठीक है। ये वर्ड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सत्र को बुलाना यानी सत्र को आहूत करना और सत्रावासन करना, ठीक है, ये दोनों ही काम राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा को विघटित करना और नई लोकसभा को बुलाना ये भी काम राष्ट्रपति करते हैं। अब जब नई लोकसभा आती है तो उस समय राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं। ठीक है। वैसे तो सात राष्ट्रपति जो है वो साल में एक बार अभिभाषण देते हैं। ठीक है। लेकिन जो है जब नई लोकसभा आती है तो नई लोकसभा के समय पर राष्ट्रपति जो है वो साल में उस साल 2 बार अभिभाषण देते हैं। ठीक है। तो इस अभिभाषण में क्या होता है? इस अभिभाषण में जो है वो राष्ट्र प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद द्वारा किए जाने वाले काम का ब्यौरा होता है और यह अभिभाषण फिर दोनों सदनों के सभापटल पर रखा जाता है और ये लोकसभा में पास होना जरूरी है। अगर ये लोकसभा में पास नहीं होता है तो इसका मतलब है कि मंत्रिपरिषद के पास पूरा बहुमत नहीं है। ठीक है। और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो ये जो है लोकसभा के लिए ये काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति जी जो है वो संयुक्त अधिवेशन भी बुला सकते हैं। तो संयुक्त अधिवेशन क्या होता है उसके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है। इसके बारे में एक बार बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बार और बता देता हूँ कि संयुक्त अधिवेशन क्या है। तो संयुक्त अधिवेशन की अगर बात करें तो मान लीजिए जो अभी मैंने जो बिल की प्रोसेस बताई है लोकसभा और राज्यसभा के बीच, तो जैसे कि मान लीजिए लोकसभा ने कोई बिल पारित किया और राज्यसभा के पास पहुंचाया। ठीक है। और राज्यसभा ने जो है वो उस बिल को देखा ही नहीं। ठीक है। और अपने सभा पटल पर पड़े रहने दिया, उस बिल पर कोई भी विचार नहीं किया बहुत दिनों तक। ठीक है। या फिर उस बिल को जो है वो बार बार संशोधन के लिए पहुंचा रहे हैं। तो इन स्थितियों में ये माना जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच जो है वो गतिरोध उत्पन्न हो गया है। ठीक है। और इस गतिरोध को दूर करने के लिए, इस लड़ाई को दूर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय जो है वो संयुक्त अधिवेशन की बात करते हैं। राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है। तो संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि एक सभा में दोनों सदन एक साथ बैठते हैं। ठीक है। एक सभा में जो है वो दोनों सदन यानी कि लोकसभा भी और राज्यसभा दोनों के सदस्य जो है वो एक साथ बैठते हैं। ठीक है। तो ये बुलाएंगे कौन? राष्ट्रपति। फिर उसके बाद इस सभा की अध्यक्षता करते हैं कौन? लोकसभा अध्यक्ष। हमने जब लोकसभा अध्यक्ष पढ़ा था, जब इसके बारे में मैंने बात करी थी, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इस सभा की अध्यक्षता करते हैं और जिस बिल पर विरोध हुआ है उस बिल को इसमें लाया जाता है। ठीक है। अब देखना यहाँ पर एक चीज है, यहाँ पर 2 बिल को यहाँ नहीं लाया जा सकता संयुक्त अधिवेशन में। एक कौन से? एक है संविधान संशोधन बिल। ठीक है। संविधान संशोधन बिल को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। और दूसरा जो है वो धन विधेयक। ठीक है। धन विधेयक, ये 2 बिल को यहाँ पर नहीं लाया जा सकता। तो संविधान संशोधन बिल और धन विधेयक इनको यहाँ नहीं ला सकते, बाकी के आप कोई भी बिल लेके आ जाओ। अब जब यहाँ पर कोई भी बिल लेके आया जाता है तो यहाँ पर जो प्रक्रिया होती है, यानी पहली चीज तो ये संयुक्त अधिवेशन है, तो यहाँ पर किस प्रक्रिया के कौन से नियम चलेंगे? लोकसभा के या राज्यसभा के? तो यहाँ पर लोकसभा के नियम चलते हैं। लोकसभा में जिस तरह से प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया यहाँ पर भी रहेगी। और यहाँ पर कोई भी बिल जो है वो साधारण बहुमत से पास होगा। ठीक है। ये याद रखिएगा,
साधारण बहुमत यानी कि उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत। तो स्वाभाविक है कि ये बिल लोकसभा के पलड़े में ही जाता है, ठीक है। तो इस तरह से संयुक्त अधिवेशन होता है। संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में किस प्रक्रिया के नियम चलते हैं या किस सदन के नियम चलते हैं? तो लोकसभा के नियम चलते हैं। कौन से बिल संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाए जा सकते? तो धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो है वो संयुक्त अधिवेशन में नहीं लाए जा सकते। और संयुक्त अधिवेशन में बिल कितने बहुमत से पास होते हैं? तो संयुक्त अधिवेशन में कोई भी बिल जो है वो साधारण बहुमत से पास होता है। क्लियर है? तो ये तो हुई संयुक्त अधिवेशन की बात। चलिए अब हम देखते हैं, यहां पर देख लेते हैं जरा। देखो कि जो जो हमने बात कर ली कि यहाँ पर देखें कि वह संसद की बैठक को बुला सकते हैं, कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। फिर लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, संसद के संयुक्त अधिवेशन का आह्वान कर सकते हैं लोकसभा, और फिर जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। फिर वह प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करते हैं। ये भी हम बात कर चुके हैं, ठीक है। फिर वह संसद में लंबित किसी भी विधेयक या अन्यथा किसी भी संबंध में संसद को आदेश दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई संसद में कोई भी बिल बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ है और इस पर कोई भी काम नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करें, एक एग्जांपल लें महिला संरक्षण बिल का, ठीक है। तो महिला आरक्षण बिल की अगर बात करें तो ये लोकसभा राज्यसभा में बहुत लंबे समय से पड़े हुए हैं, इन पर ज्यादा कोई बात नहीं हो रही है। तो राष्ट्रपति महोदय बोल सकते हैं भैया जो बिल है उसको क्लियर आउट करो, ठीक है, जो कि तुमने जो भी रायता फैलाया है वो उसको साफ करो, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर राष्ट्रपति जी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो यहाँ पर यदि लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो लोकसभा के किसी भी, हाँ एक चीज और, कि अगर मान लीजिए जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है, जैसे कि अगर लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। अगर मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष जो है वो नहीं है तो उस समय अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष के बाद अध्यक्षता करेंगे लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर मान लीजिए उपाध्यक्ष भी नहीं है तो सदन के किसी भी सदस्य को, लोकसभा के सदन के किसी भी सदस्य को जो है वो राष्ट्रपति अध्यक्ष बना सकते हैं, ठीक है। ये पावर है राष्ट्रपति जी के पास, ठीक है। फिर उसके बाद इसी प्रकार राज्यसभा में अगर सभापति और उपसभापति दोनों नहीं है तो फिर राज्यसभा के किसी भी सदस्य को जो है वो अध्यक्ष बना सकते हैं। सेम यही प्रोसेस जो है वो कहाँ पर भी होगी? राज्यसभा में भी होगी, ठीक है। तो ये पावर जो है वो राष्ट्रपति जी के पास है कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ना हो तो फिर उसके बाद बात करें कि हमने ये पहले देख चुके हैं कि लोकसभा में कौन, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, ठीक है, लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन और राज्यसभा में 12 विशेषज्ञ, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। ये हम देख चुके हैं। चलो फिर उसके बाद जो है वह चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरता का प्रश्न पर निर्णय करते हैं। हाँ, अगर बात करें कि संसद सदस्यों की निर्भरता यानी कि मान लो संसद सदस्य जो कि कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी योग्यता या उनकी अहर्ता में नहीं आता है तो वह इस पर लोकसभा आयोग, इस पर चुनाव आयोग से परामर्श करेंगे और परामर्श करने के बाद उनकी निर्भरता पर निर्धारण करेंगे कि कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिन पर संसद सदस्यों को निर्हरित किया जा सकता है। निर्हरित यानी कि अयोग्य करार दिया जा सकता है जो उनकी योग्यता में नहीं आता है, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज होंगी जो कि संसद सदस्यों की निर्भरता में आएंगी, ये डिसीजन जो है वो राष्ट्रपति जी कर सकते हैं। किससे परामर्श लेंगे? वो परामर्श लेंगे लोकसभा, वो परामर्श लेंगे चुनाव आयोग से, ठीक है। चलिए
फिर उसके बाद है संसद में कुछ विशेष प्रकार के विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अथवा आज्ञा आवश्यक। हाँ, एक चीज और कि अगर मान लीजिए कोई भी धन विधेयक आप पेश कर रहे हैं तो धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की जरूरत है। ठीक है, संचित निधि से अगर आप कोई भी पैसा निकाल रहे हैं तो उस पैसे को निकालने से पहले आपको राष्ट्रपति जी की अनुमति की जरूरत है। अगर कोई भी नए राज्य का आप निर्माण कर रहे हैं या उनकी सीमाओं में परिवर्तन कर रहे हैं तो इस मामले में भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की जरूरत है। यानी कि संसद में कुछ बिल ऐसे हैं जिन्हें पास करने के लिए राष्ट्रपति की जरूरत है। उनमें आप आता है एक धन विधेयक, ठीक है, ये तो आपको याद रखना ही है। दूसरा, संचित निधि से पैसा अगर आप निकाल रहे हैं तो भी आपको राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत है। और तीसरी की अगर बात करें तो तीसरा होता है राज्य का निर्माण, ठीक है, और सीमा में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ठीक है, इस तरह से। चलिए, अब हम बात करते हैं आगे। देखो, यहां पर है कि हाँ, जब एक विधेयक संसद द्वारा पारित होकर राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह विधेयक अपनी स्वीकृति देते हैं। ये हम बात करते हो चुके हैं, ये वीटो पावर के बारे में है। ठीक है, कि वह राष्ट्रपति अपनी जो है वो स्वीकृति देते हैं। ठीक है, या फिर उसके बाद अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखते हैं। फिर उसके बाद विधेयक को, यदि धन विधेयक नहीं, एक चीज याद रखना, हाँ, वीटो की जो पावर है वो धन विधेयक पर यूज नहीं होती है। ठीक है, धन विधेयक पर इन्हें धन विधेयक पर अभी पूरी प्रोसेस बताऊंगा आपको इकट्ठी। ठीक है, तो धन विधेयक को छोड़कर बाकी सभी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक चीज और कि जहां पर राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल के पास राष्ट्रपति से एक विशेष, राष्ट्रपति के अलावा एक विशेष पावर और है। वह यह है कि कोई राज्यपाल जो है कोई भी बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता है। यानी कि वो कह सकता है कि हम राष्ट्रपति जी से पूछ के बताएंगे, तो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। ठीक है, अब आरक्षित रख सकता है मतलब कि मान लीजिए कोई राज्य विधानसभा में कोई बिल आया, ठीक है, और वह उस बिल को कह देगा राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा गया है। अब इस बिल पर डिसीजन लेने की पावर सीधी राष्ट्रपति जी के पास आ जाती है। अब उस बिल पर राष्ट्रपति जी ही डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ पर जैसे कि अब एक चीज और है कि यहाँ पर विधानसभा की पावर तो चली गई, अब राष्ट्रपति जी चाहें तो इसको पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकते हैं। और जहां पर संसद में एक ही बार पुनर्विचार हो सकता है, वहीं पर राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित किए गए बिलों पर कितने भी बार पुनर्विचार हो सकता है। यानी कि ये बार बार इसको पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकते हैं, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल द्वारा आरक्षित किए गए बिल या संरक्षित किए गए बिल को राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकते हैं। क्लियर है। चलिए, अब देखते हैं अगली पावर। फिर उसके बाद यह सत्रवासन की अवधि अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो अध्यादेश को जरा समझ लेते हैं कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, ये बहुत स्पेशल पावर है राष्ट्रपति की, तो अध्यादेश के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो अध्यादेश क्या होता है कि ये हैं आपके दो सदन, ठीक है, यहाँ लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है,
अब सत्र की बात मैंने आपसे करी थी कि सत्र जो है वो सत्र कितने प्रकार के होते हैं। सत्र जो है मेनली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। साल में जो है वो 3 सत्र लगाए जाने चाहिए। कौन कौन से 3 सत्र? तो 3 सत्र होते हैं। आपका होता है ग्रीष्मकालीन सत्र, ठीक है। फिर उसके बाद होता है आपका मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ठीक है। 3 सत्र होते हैं। अब ये 3 सत्र लगने चाहिए, लेकिन ये कहा गया है कि किन्हीं भी 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा की अवधि नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आपने एक सत्र लगाया, ठीक है। आपने जनवरी से लेकर मान लीजिए मार्च तक एक सत्र लगाया, ठीक है। अब मार्च में ये सत्र खत्म हो गया, तो अगला सत्र जो है 6 महीने के पहले पहले आपको लगाना है। यानी कि मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पर 9वें महीने तक आपको जो है वो सत्र लगाना ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, 9 महीने से पहले आप लगा सकते हैं, 9वें महीने से पहले आप सत्र लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप सत्र नहीं लगा सकते, ठीक है। लेकिन अगर बीच में आप छुट्टी भी रखना चाहते हैं तो 6 महीने से ज्यादा की छुट्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर इस 6 महीने तक मान लीजिए छुट्टी रही, या 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो कम से कम 2 महीने तो छुट्टी रहेगी रहेगी। इस बीच जो है कोई भी एक सदन सत्र में नहीं रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है दोनों ही सदन सत्र में ना रहें। अब उस समय पर कोई ऐसा मामला आ गया जिस समय पर ये दोनों सदन सत्र में नहीं है, जिस पर बिल बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मान लीजिए निर्भया केस जैसा कोई मामला आ गया, ठीक है। अब इस पर तुरंत बिल बनाना जरूरी है, और सत्र अभी संसद के सत्र अभी लग ही नहीं रहे हैं, तो बिल कहाँ से पारित होता? बिल तो जब ही पारित होगा ना जब सत्र लगेंगे, यहाँ पर बहसें होंगी, फिर यहाँ जाएगा बिल, फिर यहाँ जब बिल बनेगा, ठीक है। अब सत्र लग ही नहीं रहा है भैया, तो फिर क्या किया जाए? तो उस समय राष्ट्रपति जी के पास एक पावर होती है, ठीक है। अब इस पावर का उपयोग राष्ट्रपति जी जो है वो मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं, ये खुद नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति जी के पास एक पावर होती है, वो पावर ये होती है कि राष्ट्रपति जी जो है वह अध्यादेश जारी कर सकते हैं। और अध्यादेश का मतलब है ये उसी प्रकार का बिल है जिस प्रकार संसद में बिल पारित होते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से संसद में कानून बनाए जाते हैं, ये उसी प्रकार का कानून है, ठीक है। उसकी वही शक्तियां होंगी जो कि संसद में बनाए गए कानून की होंगी, ठीक है। तो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, लेकिन इस अध्यादेश की सीमा है। अगर अध्यादेश इतना पावरफुल है तो उसकी सीमाएं भी है, नहीं तो फिर तो ये इतनी झंझट लेते ही नहीं। हर सरकार क्या करती है? अध्यादेश ही जारी करती है ना। तो अध्यादेश तो जारी करती है, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है कि जैसे ही कोई सदन सत्र में आएगा, जैसे हमने अभी का एग्जांपल लिया था, जो है जनवरी से मार्च तक जो है एक सत्र चला, ठीक है। अब मार्च में फिर 6 महीने देखें तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर में जो है वह अगला सत्र लगेगा। मान लीजिए बीच में पूरा पूरा 6 महीने का गैप है, ठीक है। तो इस 6 महीने के बीच में अध्यादेश जारी हो गया, ठीक है। तो इस 6 में यहाँ पर मार्च में इन्होंने अध्यादेश जारी कर दिया। यहाँ पर मैं एक दूसरे साइन से बता देता हूँ ना। जैसे यहाँ पर जो है वो अध्यादेश जारी हो गया, ये ठीक है, मार्च में। अब सितंबर तक तो सत्र लग नहीं रहा है मान लो, ठीक है। तो सितंबर में जैसे ही सत्र लगा, वैसे ही सभा पटल पर, यानी उस कोई भी सदन के सभा पटल पर वो बिल रखा जाएगा अध्यादेश वाला, ठीक है। अब अध्यादेश वाला बिल यहाँ पर रखा गया। अगर अगर ये 6 सप्ताह तक, कितने ये याद रखिएगा, ये कितने सप्ताह? कि 6 सप्ताह तक अगर ये कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, ठीक है। तो 6 सप्ताह तक अगर ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं तो ये बिल जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अगर 6 सप्ताह में इन्होंने डिसीजन लिया तो फिर ये लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में, और राष्ट्रपति के पास जाएगा, और ये बिल अब परमानेंट हो जाएगा। अब ये बिल कभी खत्म नहीं होगा। तो आप सोच के बताइए कि ये बिल अध्यादेश कब तक रहा? यानी मार्च से लेकर सितंबर तक तो ये 6 महीने तक रहा, है ना। और 6 सप्ताह ये रहा। तो अध्यादेश की मैक्सिमम उम्र कितनी होती है? 6 माह 6 सप्ताह, ये मैक्सिमम है, ना कि मिनिमम है। मिनिमम कितनी भी हो सकती है। मान लीजिए ये सत्र मार्च में खत्म हुआ और उसके बाद 2 महीने बाद जो है मई में जो है फिर से सत्र लग गया, तो अब कितनी? 2 महीने ये, और 6 सप्ताह में अगर इन्होंने नहीं देखा तो 6 सप्ताह तक और टिकेगा, यानी 2 महीने 6 सप्ताह, ठीक है। तो
मिनिमम उम्र तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम उम्र जो है वो कितनी, एक दिन भी हो सकती है मिनिमम उम्र तो, लेकिन मैक्सिमम उम्र कितनी होगी, मैक्सिमम उम्र होगी 6 माह 6 सप्ताह। और यही क्वेश्चन आता है आपके में कि कोई भी अध्यादेश जो है वो 6 माह 6 सप्ताह तक क्यों रहता है। ठीक है, वो कोई भी अध्यादेश जो है वो कितने समय तक रह सकता है, तो 6 माह 6 सप्ताह। आप कई होशियार बोलते हैं कि ये 6 माह 6 सप्ताह लिखने की क्या जरूरत है, कि 6 सप्ताह की जगह के 4 सप्ताह में जो है वो एक महीना होता है, तो 7 महीना 2 सप्ताह लिख देते। वो इसलिए नहीं लिखते क्यों, क्योंकि ये 6 सप्ताह, कौन सा 6 सप्ताह, ये वाला 6 सप्ताह है कि सदन में 6 सप्ताह तक रहेगा। 6 माह कौन सा है, ये 6 माह। ठीक है, तो दोनों के अपने अपने महत्व हैं, समझ के लिए ये लिखा जाता है। तो अध्यादेश आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अध्यादेश क्या है। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करें कि ये जो है कुछ लोगों की रिपोर्ट को, अब देखो कुछ लोग जो कि काम तो करते हैं लेकिन अपनी रिपोर्ट संसद के सामने सीधे पेश नहीं करते हैं, तो इनके कामों की जो रिपोर्ट है, इन्होंने क्या क्या किया है, उसकी रिपोर्ट जो है ये सभा पटल पर राष्ट्रपति के माध्यम से रखी जाती है। तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट, यूपीएससी की रिपोर्ट, ठीक है, वित्त आयोग जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने करी है, क्योंकि नियुक्ति करी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी है, तो इनने जो भी रिपोर्ट तैयार करी है उन सभी रिपोर्टों को सभा पटल पर राष्ट्रपति महोदय रखते हैं। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद हम बात करें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, फिर उसके बाद लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप, दमन द्वीप में शांति विकास व सुव्यवस्था के लिए विनियम बनाना। क्यों, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश पर शासन राष्ट्रपति अपने प्रशासक के माध्यम से करता है, इसलिए वहां पर अगर नियम बनाने हैं तो वो नियम कौन बनाएंगे, राष्ट्रपति बनाएंगे। ठीक है, और वो नियम जो है वो केंद्र सरकार बनाएगी राष्ट्रपति के नाम से, सीधी सी बात ये है। ठीक है, फिर पुडुचेरी में भी वह नियम बना सकता है, परंतु केवल जब जब वहां की विधानसभा निलंबित हो अथवा विघटित। क्यों, क्योंकि पुडुचेरी में विधानसभा है तो वहां पर भी नियम बना सकते हैं, लेकिन कब, जब वहां की विधानसभा जो है वो निलंबित हो। ठीक है, तो यहां तक की हमने पावर देखी, दो पावरों के बारे में हमने बात करी। दो पावर कौन कौन सी हैं, दो पावर हमने देखी, एक तो कार्यपालिका शक्ति, दूसरी विधायी शक्तियां। ठीक है, बहुत डिटेल से डिस्कस करी है, ये आपके यूपीएससी तक की काम की है। ठीक है, और हर एग्जाम के लिए काम की है। तो अब जो अगली शक्तियां हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, फिर बोरियत होती है, बच्चे देखते नहीं हैं। ठीक है, और प्लीज़ प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।